एक गीत सुना होगा आपने, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इसी गाने को चरितार्थ करता हुआ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर का ये माधवपट्टी गांव है। जी हाँ, इसे कहा जाता है आईएसपीसीएस की फैक्ट्री। आज हम इसी स्थान पर हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस धरा की मिट्टी में क्या कुछ खास बात है कि यहाँ पर हर साल, या यूं कहें कि ब्रिटिश काल से लेकर अब तक काफी बड़ी मात्रा में आईएसपीसीएस और बड़े नौकर साहब पैदा हुए हैं। क्या है वजह, यहाँ के ग्रामीणों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का ये माधवपट्टी गांव आईएसपीसीएस पैदा करता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर आईएसपीसीएस की फैक्ट्री है, आईएसपीसीएस की खेती होती है। इन्हीं सब कारणों को पता करने के लिए, इसी की पड़ताल करने के लिए आज सर्चनामा की टीम पहुंची है माधवपट्टी गांव में। आइए जानते हैं क्या कुछ खास बातें हैं यहाँ की। तो हमारी टीम इस तरीके से बढ़ चुकी है माधवपट्टी गांव की तरफ, और अब हम यहाँ के ग्रामीणों से जानने की कोशिश भी करेंगे यहाँ पर अंदर जा करके कि आखिर क्या कुछ खास बात है। अभी हमें एक ग्रामीण यहीं गेट पर ही मिल गए थे, जिससे हमने जाना कि माधवपट्टी क्यों फेमस है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और कुछ लोगों से मिलेंगे। अच्छा, जैसे मतलब मुझे ये जानना है कि आखिर ये माधवपट्टी गांव जो है वो आईएएस के लिए जो जाना जा रहा है, आईएसपीसीएस पैदा करने के लिए, आखिर क्या वजह है? ऐसा क्या खास बात है इस गांव की मिट्टी में? बहुत सी मिट्टी में खास बात है, लेकिन वो घर है। अच्छा, वहीं आप जाएंगे पूरे आपको रिलेटिव मिल जाएगा उनको। अच्छा, वो मतलब सबसे ज्यादा जो आईएसपीसीएस जो पैदा हुए उसी गांव से? यही है, पूरा घर है। अच्छा, ये पूरा है ना? पूरा यही है। अच्छा, किसका घर है वो? डॉक्टर आईपी सिंह का है। अच्छा, जो राजपूत राजपूत थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। मकान है। हम्म। और सारी शिक्षा दीक्षा इसी बरगद के नीचे से हुई है। अच्छा, यहीं से सब शिक्षा दीक्षा यहीं से प्राप्त हुई है सब। अच्छा। हाँ। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपनी वीडियो में इस स्थान को भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ इस माधवपट्टी गांव से सबसे बड़ी हस्ती, यानी कि आईएएस और बड़े बड़े जो है पदों पर जो लोग गए हैं, आखिर उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है। कि पेड़ के नीचे ही अधिकतर लोगों की शिक्षा दीक्षा हुई जो इन परिवारों से बिलोंग करते हैं। तो कहते हैं कि आईएएस या किसी बड़े जो है सर्वेंट सिविल सर्विसेज में जाने के लिए जरूरत होती है वातानुकूलित या बहुत सारी सुविधाओं की, लेकिन इन सब बातों को नकारता माधवपट्टी का वो घर जो कुछ समय पहले काफी रौनक थी, जहां पर अब वो खंडहर हो चुका है। लेकिन ये एक तरीके से कहानी लिखता है माधवपट्टी गांव के उन सैकड़ों आईएएस या सिविल सर्वेंट्स की जो यहीं रह करके पढ़ाई किए और इसी बरगद के वृक्ष के नीचे अपनी जो उनकी ख्वाहिशें थी उसको पूरी तरीके से संजोया और उसे साकार किया है। माधवपट्टी का वो गांव जो इस समय काफी चर्चा में था, वो घर काफी चर्चा में था, आप देख रहे होंगे खंडहर में तो तब्दील हो चुका है। खास करके यहाँ के वो लोग जो पहले यहाँ पर अपने जो है बचपन में पढ़ाई किए और इसके बाद अपनी खास मुकाम को अर्जित किए, अब जो है यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो अलग अलग जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनकी उस जबरदस्त मेहनत को, उनकी कहानी को लिखता है। और आगे के इसी अंक में हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या खास बात है माधवपट्टी की मिट्टी में। बताइए, आप क्या माधवपट्टी गांव से ही हैं? जी सर। अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है कि माधवपट्टी जो गांव है वो आईएएसओं की खान है। जी सर। ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों सर, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग पहले से ही शिक्षा में ध्यान दिए और सबको, बड़े अपने बच्चों को, गांव के लोगों को, अगल बगल सबको मतलब ध्यान देते हैं। शिक्षा के लिए वो ज्यादा दबाव देते हैं। अच्छा, और वैसे बच्चे प्रोग्रेस करते हैं। अच्छा, कुछ आपको जानकारी होगी कि यहाँ पर अब लगभग एक घर में जो है कितने आईएएस होंगे? एक घर में 7 आईएएस हैं, 6 आईएएस हैं। अच्छा, 2 हैं, 3 हैं। अच्छा, जैसे जैसे लोग बच्चे मेहनत किए वैसे वैसे लोग होते गए। अच्छा अच्छा अच्छा।
अच्छा, माधवपट्टी गांव जो है, यहाँ जो इस तरीके से लोग यानी कि आईएएस की परीक्षा पास करते हैं ज्यादा, और लगातार पूरे देश में इस गांव का नाम जी है ना? तो यहाँ कुछ परिवर्तित, कुछ अलग है यहाँ, ऐसा क्यों है? क्या आपका क्या मानना है कि मतलब ऐसा क्यों है यहाँ पे? सर, ये मानना है लोग, हमारे गांव के लोगों को सबके अंदर ये भावना है कि हम देश में अपने शिक्षा के स्तर पे जो पद हासिल हो, बड़े से बड़े पद हासिल हो, उसको अपने भारत का पूरा साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमसे जुड़े। सर्चनामा देख रहे हैं आप, और आज के इस विशेष अंक में जैसा कि मैंने बताया कि मैं माधवपट्टी गांव की सैर कर रहा हूं। माधवपट्टी गांव उत्तर प्रदेश में जौनपुर जनपद का एक ऐसा गांव है जिसे आईएएस और पीसीएस की फैक्ट्री कहा जाता है। इसके पीछे का क्या राज है? यहाँ की मिट्टी में आखिर ऐसी क्या खासियत है कि यहाँ के लोग आईएएस पीसीएस बनते जा रहे हैं? ब्रिटिश काल से लेकर अब तक काफी बड़ी संख्या में यहाँ से आईएएस पीसीएस निकले हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के, जो खास करके आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे, उन सब बातों का सवालों का हल हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे इस सर्चनामा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दें कि आखिर आप मतलब आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हो, आप मतलब पूरा एक डिटेलिंग हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दें। मेरा शुभ नाम राहुल सिंह है। मैं पहले यहीं श्री राम इंटर कॉलेज में पढ़ता था, गद्दीपुर माधोपट्टी। उसके बाद टीडी कॉलेज में पढ़ा, फिर उसके बाद इलाहाबाद में गया, इलाहाबाद सिविल तैयारी के लिए, क्योंकि हमारे गांव में वो चीज़ें हैं, इस वजह से मैं सिविल तैयारी के लिए गया। लेकिन मन थोड़ा रमणी हुआ और मैं राजनीति में आ गया। अच्छा। मैं आजकल इस समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से प्रदेश महासचिव हूँ। अच्छा। मतलब आप एक तरीके से एजुकेशन के बाद अब पॉलिटिक्स में भी अपना करियर आजमाना चाहते हैं। अभी नया युग है, नया लड़के हैं, नया मतलब सोच है हमारी, इस वजह से आया हूँ कि आम जनमानस की सेवा किया जाए। बड़ी बात है कि आजकल देख रहे हैं आईएएस पीसीएस भी जो है राजनीति में कूद रहे हैं, बल्कि इस्तीफा देकर के लोग बिल्कुल कूद रहे हैं। तो चलिए ठीक है सर, सबसे पहला जो हमने ये प्रश्न लेना चाहा है कि आखिर माधवपट्टी जो है बहुत चर्चा का विषय बना। आप अगर यूट्यूब करेंगे या फेसबुक करेंगे तो आपको लगातार गूगल पर ऐसे डेटा मिल जाएंगे, यहाँ तक कि हमने देखा है कि तमिलनाडु यानी कि तमिल लैंग्वेजेस में भी माधवपट्टी से रिलेटेड वीडियोस शो कर रहे हैं, और एक बड़ी बात हो जाती है जो कि गौरवान्वित करेगी खास करके यहाँ के लोगों के लिए। तो पहला मेरा एक प्रश्न है कि माधवपट्टी जो गांव है, वहां की कुल जनसंख्या अगर एक अनुमानता देखें तो कितनी होगी? देखिए, माधवपट्टी में छत्री जी 75 घर है। अच्छा, 75 राजपूत 75 घर हम लोग हैं जी, जिसमें 1167 लोग इस गांव में रहते हैं। अच्छा। ये टोटल आबादी हमारे गांव की है। ये सिर्फ मैं आपको माधोपट्टी गद्दीपुर के मैं बता रहा हूँ। अच्छा। ये टोटल आबादी जैसे यादव की बिरादरी, ब्राह्मण की बिरादरी या एससी की बिरादरी, मैं उनका नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ जिस गांव में आप बैठे हैं, जहाँ पे आईएएस हैं और पीसीएस हैं, मैं आपको विश्लेषण बता रहा हूँ कि मैं 75 घर हम लोगों के गाँव में है और 1137 लोग हमारे। मतलब छत्री राजपूत कम्युनिटी की 75 घर हैं, और मैक्सिमम जो आईएएस पीसीएस निकले हैं राजपूत कम्युनिटी से ही निकले हैं। ये बड़ी बात हो जाती है। साथ ही साथ सर, एक चीज और जानना चाहूंगा कि गांव में जो शिक्षा का स्तर है, क्योंकि यहाँ पर आईएएस पीसीएस निकलते, जाहिर सी बात है हमारे दर्शकों के दिमाग में ये एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर शिक्षा की व्यवस्था के लिए क्या कोई उत्कृष्ट इंतजाम है यहाँ पर? क्या बेसिक शिक्षा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के ऐसे कोई संसाधन मौजूद है यहाँ पर? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया जी। उस जमाने में प्राइमरी पाठशाला हुआ करता था। एक हमारे बगल के बाबा थे जी, उनकी वाइफ थी श्यामरती सिंह, एक छोटी सी झोपड़ी डाल के बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बाद एक बरगद का पेड़ है हमारे यहाँ, अभी हमने रास्ते में दिखाया भी दर्शकों को। बरगद का पेड़ जो है, वहां पे सारे बच्चे बैठते थे जी। और वहीं पे पढ़ते थे। जो पहले शिक्षा दीक्षा हुई प्राइमरी पाठशाला से हुई, फिर उसके बाद श्री राम इंटर कॉलेज था, और मेन शिक्षा हुआ तो तिलकधारी महाविश्वविद्यालय, टीडी कॉलेज जिसको आप लोग बोलते हैं। अच्छा, मतलब बेसिक शिक्षा के लिए प्राथमिक पाठशाला। आजकल तमाम लोग जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ पीछे भाग रहे हैं,
बेसिक शिक्षा के लिए आप बता रहे हैं कि माधवपट्टी में भी प्राथमिक पाठशाला का ही योगदान विशेष रूप से रहा। इसके बाद माध्यमिक देखिए, शिक्षा के लिए अब आया है, अब सीबीएसई बोर्ड आया है, आईसीएसई बोर्ड आया है। पहले के जमाने में नहीं था। जी पहले प्राइमरी पाठशाला से ही लोग पढ़ के जाया करते थे। जी जी हम लोग भी प्राइमरी पाठशाला में पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग सीबीएसई बोर्ड में। हाँ, बाद में हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड ज्वाइन किया, जी। लेकिन पहले हम लोगों ने तो प्राइमरी पाठशाला में ही पढ़ा है। अच्छा, माध्यमिक के लिए यहाँ पर विद्यालय जो बता रहे थे आप, क्या नाम है उसका? देखिए, अब जो इसमें श्यामरत्ती सिंह गद्दीपुर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है वो विद्यालय। अच्छा आप कोई भी प्राइमरी पाठशाला आप देखेंगे, उस प्राइमरी पाठशाला पे सिर्फ प्राइमरी पाठशाला का नाम लिखा होता है, उसके बाद नहीं, गांव का नाम लिखा इसका होता ये है। माध्यमिक के लिए जो नहीं, माध्यमिक का श्री राम इंटर कॉलेज। श्री राम निरंजन जी, इंटरमीडिएट कॉलेज। जी। जी। और उच्च शिक्षा का भी क्या ऐसा कोई संस्थान यहाँ पर है आसपास के गांव के में, या तिलकधारी ही है जो? नहीं, तिलकधारी ही है। अच्छा और इस समय प्रेजेंट टाइम में जहाँ आप बैठे हैं, हमारे बाबा ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अच्छा उन्होंने एक सीबीएसई बोर्ड पैटर्न चलाया है। अभी विद्यालय खोला हुआ है, 4 साल से विद्यालय चल रहा है और आनंद मार्ग जूनियर हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा। एक तो अब बात हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इस गांव में, माधवपट्टी में, जो पहला सिविल सर्वेंट बना वो कब बना था, किस सन में बना था और क्या नाम था उनका? 1914 में सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1914 में एक मुस्तफा हुसैन जी थे जी कचगांव के। जी यहाँ पे पहले कचहरी लगती थी कचगांव में जेल हुआ करता था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट में पहले ये नहीं होता था कि पेपर देना होता था, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको कहते थे वो नियुक्त हो जाता था। सबसे पहले मुस्तफा हुसैन जी हुए, मुस्तफा हुसैन जी। फिर 1952 में इंदु प्रकाश सिंह जी। आईएएस हुए और टॉपर आईएएस हुए। अच्छा उसके बाद तो यहाँ के बच्चों में, जैसे हमारे बाबा चाचा सभी लोगों में इतना होड़ लग गया कि एक ही परिवार में 4 लोग एक साथ आईएएस बने। अच्छा अजय सिंह, छत्रसाल सिंह, विनय सिंह, मौलिक सिंह। इनकी लड़कियां भी हुई, इनकी बहुएं भी हुई उस समय। प्रेजेंट टाइम के उस समय की मैं बात 1952 की मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इंदु प्रकाश सिंह हुए, जी उसके बाद 52 के बाद 57 में इस विनय सिंह हुए। 57 में ही चारों भाई एक साथ हुए थे, अजय सिंह और विनय सिंह, छत्रसाल एक सिंह साथ और 4 लोग। मौलिक, हाँ एक साथ। बड़ी बात है। शिक्षा और महिलाओं के लिए आपने उसी समय बताया, महिलाओं में भी जो है आईएएस पीसीएस में गई। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, अदब से सचमुच विरासती हैं वीणा वादनी। होता क्या, जैसे आपने महिलाओं के बारे में पूछा, तो हमारे यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। महिलाओं को आप जो हम शिक्षा ले रहे हैं वही अपनी बच्चियों को भी शिक्षा देते हैं कि बेटा आपको यही करना है, क्योंकि बेटियां जानती हैं कि हमारे चाचा, हमारे ताऊ, मतलब सभी लोग इस तरीके से आईएएस हुए हैं, तो हम भी मेहनत करें तो हम आईएएस बनेंगे। अभी हमारे भैया की एक लड़की है, आप उसको बैठाएंगे तो वो बताएगी मैं क्या बनना चाह रही हूँ। अच्छा और मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जो बहुएं हैं वो पीसीएस और आईएएस हुई हैं। शिवानी सिंह 2013 बैच की टॉपर महिला, ये बहू थी। अच्छा, मतलब यहाँ शादी के बाद आई जी, और जी। फिर उनके अंदर इस तरह से मोटिवेशन जी। जगा और फिर वो। जी, अरे यहाँ की महिलाएं जो आई, यहाँ पे खुद रह के पढ़ाई की हुई हैं। और पहले वो तो एमबीए की हुई थी, फिर दैनिक जागरण में उन्होंने जॉब किया। दैनिक जागरण में जॉब करते समय ही भैया ने उनको जॉब छुड़वाया। दैनिक जागरण का इलाहाबाद में थी वो पोस्टेड, तो उनको भैया ने कहा कि आप बहुत तेज हैं, आप तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट बार में उनका सिलेक्शन हो गया, भैया का सिलेक्शन नहीं हो पाया। गजब, ग्रेट मोटिवेशन। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आजकल महिलाएं खास करके शादी के बाद जब घर आती हैं तो फिर वो उन्हीं सब अपने घरेलू कामकाजों में व्यस्त हो जाती हैं, और अगर वो बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट भी रही हो तो शादी के बाद इन सब चीजों से छूट जाती हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा मिसाल पेश किया कि अगर परिवेश अच्छा हो और जिस माहौल में आप रहते हैं वहां के लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हों तो निसंदेह व्यक्ति अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। और इसी बात को चरितार्थ किया माधवपट्टी के इस गांव के इस जो है बहू ने। बहुत बड़ी बात है सर। आपको एक चीज बताया, आप ठीक हमारे घर के जहाँ हम बैठे हैं जी। इसके ठीक पीछे एक ही परिवार में 11, एक ही परिवार में आपको बता रहे 11 लोग पोस्टेड हैं। उसमें पीसीएस भी हैं, आईएएस भी है, उसमें महिलाएं भी हैं, बहुएं भी हैं। आप बताइए कि मायावती का रिज्यूम था, उस समय सचिव थे हमारे गांव के एसपी सिंह जी। अच्छा। और उसके बाद सपा सरकार में आजम खान के एकदम खासम खास कहे जाते थे नगर विकास सचिव। अच्छा। श्री प्रकाश सिंह जी, उन्हीं के परिवार में दीपक सिंह, उन्हीं की पत्नी है मधुलिका सिंह, उन्हीं की बहन
श्री प्रकाश सिंह की बहन जो है जी। ज्योतिमा सिंह, उन्हीं के परिवार के भतीजे एक साथ दोनों पीसीएस हुए थे। विशाल विक्रम सिंह इस समय एसटीएफ एसपी हैं लखनऊ में, अच्छा। उन्हीं के भाई विशाल विक्रम सिंह भी हैं। रितेश सिंह हुए, उन्हीं के परिवार में प्रवीण हुए, उन्हीं के परिवार में लड़कियां भी हुई हैं। अब जैसे क्या है, कुछ चीज मैं अपने पास जोड़ता हूँ, शायद आपके पास वो नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जो होता है, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में काफी चीजें बदल गई हैं। अब जो तैयारी लोग पहले करते थे, अब वो पैटर्न चेंज हो गया है। अब लोग दूसरे दौर में जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है, ऐसा नहीं है। अब सारे टॉपिक चेंज हो रहे हैं। जो जैसे मान लीजिए कहेंगे आप अध्यापक, अध्यापक भी आपको यहाँ मिलेंगे, कोई यहाँ भाभा में मिलेगा, कोई वर्ल्ड बैंक में मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि नहीं आपको आईएएस। नहीं, हम वही बात हो, हम आपसे पूछते जरूर, लेकिन उससे पहले हमारा ये जो प्रश्न हम क्रम से चाहते थे कि दर्शक हमारी एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप जाने, तो मैं ये जानना चाहता था कि इस गांव में एक परिवार से अधिकतम कितने आईएएस निकले हैं? एक परिवार से सबसे ज्यादा आईएएस सज्जल कुमार सिंह के परिवार से निकले हैं 7 आईएएस। 7 आईएएस। फिर आपने बताया 11 जो आईएएस, एक ये पीसीएस और आईएएस मिला के अच्छा पीसीएस और आईएएस दोनों मिला प्रमोट भी होते हैं। अच्छा हाँ, तो आईएएस हो जाते हैं। तो वो मिला करके 11 लोग हैं जी। तो अधिकतम ये उनके परिवार में, उनके परिवार जी। तो एक परिवार में अधिकतम 11 लोग आईएएस और पीसीएस यानी सिविल सर्वेंट्स जो निकले हैं, वो ये डेटा है जी। बाकी और अगर देखें, अगर इस गांव में 75 लोगों का परिवार है, उसमें ऐसे कितने परिवार हैं जिसमें कमोबेश 1 या 2 आईएएस पीसीएस या बड़े पदों पर लोग हों? ऐसे कितने परिवार आपकी नजर में समझ में आते हैं? 51 तो आईएएस और पीसीएस और आईपीएस है। ऐसे परिवार हैं जिनमें आईएएस या पीसीएस जरूर जी जी। और कोई वर्ल्ड बैंक में है, कोई राजदूत भी हुआ। अच्छा। उस समय आपको मैं बताना भूल गया, इंदु प्रकाश सिंह जो आईएएस हुए थे वो नेपाल के राजदूत भी रहे। अच्छा। और उन्हीं के ही परिवार में उनकी जो बहू लगेगी कल्पना सिंह, जी जी। वो भी इस समय सचिव हैं। और लेकिन उनका अभी प्रमोट कर दिया गया है रूस में। अच्छा। रूस में वो दूतावास में इस समय है। अच्छा अच्छा। प्रेजेंट टाइम में। और उनके हस्बैंड जी दिल्ली में है दूतावास में। एक बड़ा रुचिकर डाटा आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत कम लोग जानते होंगे, माधवपट्टी गांव जो कि छत्री कम्युनिटी का ये एक तरीके से एक कस्बा है 75 घरों का, जिसमें से 51 परिवार तो ऐसे हैं जिसमें किसी ना किसी परिवार में 1 या 2 आईएएस अवश्य हैं। अब एक बात और आती है सर, जो है कि इतने बड़े बड़े पदों पर लोग पहुंच गए, आईएएस पीसीएस राजदूत सचिव है ना, और तमाम जगहों पर लोग रहे। गांव के विकास के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं गांव की, उसको जो है साकार करने के लिए कितने लोग आगे आए और किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, सबसे अच्छा तो आपको यही होगा कि आप कैमरा लिए हैं, आपके पास माइक है, आप स्वयं विश्लेषण कर सकते हैं। नहीं, इस बात को तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन जैसे एक बार अगर हम आपसे जानना चाहें आपके मुख से कि आखिर ये विकास हुआ या आप कुछ और जानना आप चाहते हैं? बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि मूलभूत समस्याएं किसी भी जगह का, पूरे भारत की मूलभूत समस्याएं मैं आपको बता रहा हूँ, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क, यही मूलभूत समस्याएं होती है आम जनमानस की। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर कोई विकास किया है वो श्री प्रकाश सिंह जी ने ही किया है। अच्छा। क्योंकि वो नगर विकास सचिव थे और आप लोगों का चैनल इतना चलाया, जी न्यूज ने इतना चला दिया जो है कि उस पे अखिलेश यादव की नजर गई। अखिलेश यादव ने कहा कि आप तो यहाँ पे सचिव हैं, आप अपने गांव का वो नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ फंड दिया जिससे गांव में बहुत विकास हुआ है। आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट, ये देखिए कजगांव नगर पंचायत अभी बना है वो एसपी सिंह की ही देन है। पानी टंकी आप देखेंगे एसपी सिंह की देन है। सड़क पे जितनी स्ट्रीट लाइट देखेंगे आप एसपी सिंह की ही देन है। आप यहाँ की बात छोड़ दीजिए, मैं पूरे जौनपुर शहर की बात बता रहा हूँ, पूरे जौनपुर शहर की। आप बदलापुर चाहे हो, चाहे साहगंज हो, चाहे किराकत हो, चाहे मड़ियाऊ हो, ये 6 तहसील की मैं बात बता रहा हूँ। जितने डीलक्स सुलभ शौचालय बने हैं जी, वो सब सारा पैसा एसपी सिंह की ही देन था पूरे जिले में लाने के लिए। सबसे ज्यादा पैसा उस समय जौनपुर जिले में लाए थे एसपी सिंह। बहुत बड़ी बात आपने कही, यहाँ के बारे में बताया। फिलहाल हम ग्राउंड रिपोर्ट भी देखेंगे कि क्या वास्तविकता है और कितना काम हुआ है। ये तो हमारे दर्शक देखेंगे कैमरा के जरिए। और एक बात और यहाँ पर आती है सर कि अगर अभी भी
कार्य की बात निसंदेह हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट जाती हैं। अगर कुछ ऐसी चीजें जो आप शासन तक पहुंचाना चाहते हो कि यहाँ अभी इस गांव में उस विकास का वो स्तर नहीं पहुंच पाया है या वो चीजें नहीं पहुंच पाई हैं, अगर आप कोई ऐसी चीज जो बताना चाहें। देखिए, हम लोग तो इतना सक्षम है कि काम तो अपना करा लेंगे और शासन से हमारी कोई मंशा नहीं है। हम लोग स्वयं सक्षम हैं और हम लोगों का प्रयास चल रहा है और वो चीज़ हम लोग सोच के रखे हैं और कर भी रहे हैं। आने वाले समय में जब आप दोबारा आएंगे तो आप देखेंगे वो चीज़ें हो जाएंगी। जी। अच्छा, अभी जैसे हमने बात की थी महिला शिक्षा के स्तर की, तो यहाँ पर जो है क्या कोई महिला इस विद्यालय वगैरह भी इस तरीके से है या नहीं है, उसकी अपेक्षा की जाएगी महिलाओं को और देखिए, आगे? महिलाओं का मैंने आपको बताया श्री राम इंटर कॉलेज एक है, जी। वहीं पे इंटर तक की शिक्षा दीक्षा लेते हैं। उसके बाद महिलाएं जो है टीडी कॉलेज जाती हैं। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, महिलाओं के लिए अगर एक कोचिंग सेंटर जी जी हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उनको जौनपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत, ये काफी आपने अच्छी बात बताई, ताकि और भी जो लोग देख रहे होंगे अगर उनमें से कोई इससे जुड़े होंगे शिक्षा जगत से, तो उसकी ब्रांच फ्रेंचाइज यहाँ पर जो है खोलने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने जाना कि आईएसपीसीएस के लिए ये माना जाता है उसका हब है, लेकिन आईएसपीसीएस के अलावा जैसे कुछ प्रमुख पद अभी जैसे आपने डिस्कस किए, अगर एक बार आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि और कौन कौन से पद हैं जो ऊंचे स्तर के जिन पे लोग रहे हैं। भाभा में है, इसमें वैज्ञानिक हैं। अच्छा। और गुजरात सूचना निदेशक, हमारे बाबा स्वयं ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। अच्छा। एक अमेरिका में माजी हैं, एनआरआई हैं। ऐसे काफी लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं है। आपको मैं बता दूं रियलिटी, अच्छा। जानते इसलिए नहीं है, जैसे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हो गई दिल्ली या आपकी पोस्टिंग हो गई देहरादून, जी। आप देहरादून चले गए, आप देहरादून में बस गए, अब आपके बच्चे हुए, मैं उनका नाम तो जान गया, ये नहीं जाना कि वो क्या शिक्षा दीक्षा ले रहा है। अब वो आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, मुझे जानकारी ही नहीं है। लेकिन आज के समय में, पहले तो नहीं जानकारी होती थी, लेकिन अब तो इतना मीडिया और तमाम चीजें चल गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इतने चल गए हैं कि जानकारियां हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों का नाम हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो है मतलब जैसे किसी फेस्टिवल वगैरह में यहाँ पर लोग एक साथ एकत्रित हुए हों, मतलब लगभग ज्यादातर पर, मैं तो सब तो नहीं आ सकते लेकिन मतलब मैक्सिमम लोग आए हों, तो मतलब ऐसा कभी हुआ है? 28 मई को हमारे भाई की शादी थी। अच्छा, पिछले साल? जी। जी। 24 तारीख से हमारे यहाँ फंक्शन चल रहा था। आपको मैं बताऊं, आपको सीडी दे दूंगा या दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि सारे अधिकारी इस दरवाजे पे बैठे रहे, क्योंकि हम लोग एक परिवार की तरह हैं। हम लोग तब ये नहीं देखते कि कोई अधिकारी है, हम लोग आ गए तो चाचा है, ये नहीं कहना है कि आप हम अधिकारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोग एक साथ, जैसे कोई भी कार्यक्रम हुआ, शादी ब्याह हुआ, मरनी करनी हुई, सब में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आता है, पूरे परिवार के लोग एक साथ आते हैं और एक साथ हम लोग एंजॉय करते हैं। बारात भी चलना है तो एक साथ ही चलते हैं और खूब मौज मस्ती करते हुए हम लोग चलते हैं। बड़ी अच्छी बात कही। लोगों को, हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे, उनके लिए मोटिवेशन का भी कार्य करेगा। अगर आप किसी बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको अपने रूट्स को नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी जड़ से जुड़े रहना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी बात कही, ताकि जो लोग देख रहे हैं। आपको एक चीज बताया नहीं, कहेंगे तो आपको वीडियो दे दूंगा। शिवानी सिंह जो एसडीएम से एडीएम हुई है, इस समय तो बाल विकास पुरस्कार में सचिव डायरेक्टर हो गई हैं, लखनऊ पोस्टिंग है इस समय। भाभी जी ने बहुत भयंकर डांस किया है। अच्छा। और चाचा जो नायब तहसीलदार हैं इस समय कानपुर में, वो भी बहुत भयंकर डांस किए हैं। अब आप सोचिए कि एक सरकारी एम्प्लॉय अपने घर आता है तो किस तरह की खुशियां होती हैं, वो उन्होंने दिखाया। अच्छा, इन्हीं सबका असर होता होगा कि जो यहाँ के बच्चे होंगे उनमें एक मोटिवेशन जगता होगा, जब लोग इकट्ठा होते होंगे, लाल बत्ती और इस तरह की जो है चीजें, तो उनके अंदर भी एक मोटिवेशन होता होगा कि कहीं ना कहीं शिक्षा से हम भी इस तरीके से जुड़े और आगे जाएं। अभी हमने कहा, शुरू में ये कहा सबसे पहले कि मेरे भैया की लड़की है, उसको बैठा लीजिए, वो बताएगी। जी। क्योंकि मेरे भैया की लड़की वो शुरू से ही आईएएस तैयारी पे लगी हुई है और वो बराबर निरंतर प्रयास भी कर रही है। भाभी, चाचा, बाबा लोग सपोर्ट करते हैं, बताते रहते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो तो बढ़िया ये है कि सीबीएसई बोर्ड से वो बच्ची पढ़ी हुई है और आने वाले समय में हो सकता है आपको अच्छी खबर मिल जाए। निसंदेह, और ऐसी शुभकामनाएं भी प्रेषित करूंगा। एक चीज और सर, अभी रिसेंट में
ये तो चीजें हो गई कि लगातार चल रहा है। अभी दर्शक हमारी ये जानना चाहेंगे कि अभी तत्कालीन क्या स्थिति है? रिसेंट में ऐसा कोई जो है प्रशासनिक सेवाओं में कोई व्यक्ति यहाँ का जो चयनित हुआ हो रिसेंटली, जो अभी नहीं, कम से कम अभी इसमें प्रेजेंट टाइम में जो हुआ, जो रिजल्ट आया है उसमें नहीं हुआ है। मतलब पिछले तैयारी कर रहे हैं हाँ, लेकिन आया नहीं है उनका। पिछले कितने वर्ष में माना जाए कि मतलब तब चयनित हुए रहे होंगे? आपको कुछ याद अगर हो? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले, 1.5 साल तो ये पहले। कहा ही जाएगा एक तरीके से रिसेंट में। तो लगभग ये मान चलिए पिछली इस वाले जो है रिजल्ट्स में नहीं, इसके पहले के रिजल्ट्स में यहाँ से लोग चयनित हुए हैं। यानी कि वो पेडिग्री जो स्टार्टिंग से ब्रिटिश काल से थी आईएएस और पीसीएस पैदा करने की, वो अभी भी कंटिन्यू है। तो एक बड़ी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि जो है वो कारवां जो है रुक सा गया है, अभी भी वो कारवां जारी है और अभी हमको लगता है कि सैकड़ों आईएएस पीसीएस यहाँ से निकलते रहेंगे। तो ये माधवपट्टी को जो एक तरीके से जो कहा जाता है कि आईएएस पीसीएस की फैक्ट्री या खान है, तो वो कारवां रुकने वाला नहीं है, चलता रहेगा। कारवां तो कभी रुकता तो नहीं है, इतिहास बनाया जाता है। इतिहास या तो आप लिखेंगे या तो आप बनाएंगे इतिहास। तो माधवपट्टी तो एक इतिहास वैसे ही है। तो इस इतिहास को हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, ये नहीं कि मैं माधवपट्टी का हूँ, मैं माधवपट्टी के लिए ही बोल रहा हूँ, मैं सभी दर्शकों के, आपके यूट्यूब चैनल के या फेसबुक के माध्यम से सभी लोगों से ये कहूंगा, मेहनत करिए, सफलता आपका कदम चूमेगी। असफलता मिलने पर रुको मत, सफलता आपका इंतजार कर रही है। बैठना नहीं चाहिए, मेहनत करिए, आप भी हो सकते हैं और आप भी अपने माँ बाप और अपने जिला का नाम रोशन कर सकते हैं। निसंदेह। इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि आप जो है एजुकेशन के बाद पॉलिटिक्स में, अब पॉलिटिक्स में अपना करियर आजमा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा ये भी ऐड करूंगा। नहीं, एक चीज और बता दूं आपको, मैं 2009 में 22 सेकंड इलेक्शन एमएलए का चुनाव, उस समय रारी विधानसभा क्षेत्र था, मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। अच्छा, एक बार आप प्रत्याशी रह चुके हैं एमएलए? जी, बड़ी बात। तो एक बार हमारे दर्शकों को ये भी आप बता दीजिए कि यहाँ पर अब जो है एजुकेशन के साथ साथ पॉलिटिक्स में करियर आजमाने का जो ये सिलसिला है, मुझे लगता है कि अब ये भी शुरू होगा, ताकि एक समय ऐसा आएगा कि लोग जानेंगे कि आईएएस पीसीएस की फैक्ट्री कहे जाने वाले माधवपुर में अब जो है नेता ही नेता पैदा हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी तो हमारी स्टार्टिंग है जी। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। और राजनीति देखिए पहले बहुत अच्छी थी, आपकी राजनीति थोड़ी करवाहट वाली राजनीति है। कहीं ऐसा तो नहीं बदले वाली राजनीति हो रही है, जो लोग जो शासन में आ रहे हो वो बदले की भावना से काम कर रहे हो? नहीं, ये तो आप फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपके अंदर मेहनत और लगन और सेवा भावना होनी चाहिए, अगर आपके अंदर है तो मैं आपको निश्चय लिख के दे दूं, कोई आपको पराजय नहीं कर सकता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यही सफलता का मूल मंत्र है। और आज नहीं हुआ तो कल होगा, उसमें कौन सी बात है। मेहनत करिए आप। मेरे मेहनत में कहीं कमी रही होगी, तभी तो मैं नहीं हो पाया, नहीं अधिकारी बन पाया। मेरा भाई उसी समय मेरे साथ ही इलाहाबाद हम लोग पढ़ते थे, वो लॉ मिनिस्ट्री दिल्ली में हुआ और मेरा भी सिलेक्शन लॉ मिनिस्ट्री दिल्ली में हुआ। आपको मैंने उसमें बताया नहीं कि मैं लॉ मिनिस्ट्री दिल्ली में गया। अच्छा। लेकिन मैं नौकरी नहीं किया। अच्छा, आपने छोड़ दी हो जॉब? क्योंकि मुझे शुरू से ये था कि मैं सेवा करूंगा। आप को ये मैं बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे कि मैं राजनीति में बस इसीलिए आया कि लोगों की सेवा करूंगा, सेवा भावना के दौर से। भाई देखिए, अगर कोई भी एक आदमी, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको कह दूं कि मोदी जी की बात मान लीजिए आप। चलिए, मोदी जी चाय बनाने वाले थे, लोगों ने बड़ा व्यंग, बड़ा तमाम चीजें कहा, लेकिन एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते भाई? आपके अंदर भी तो गुण होना चाहिए। तो अगर मेरे अंदर गुण होगा तो मैं बनूंगा, मेरे अंदर गुण नहीं होगा तो नहीं बनूंगा। सपने देखने से किसी को कोई नहीं रोक सकता, और उसे पूरा करने से अगर उसके अंदर जुनून है और वो जज्बा है तो निसंदेह वो पूरा भी होगा। जी जी, बिल्कुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सर्चनामा से जुड़े और माधवपट्टी जो है इस गांव से जुड़ी तमाम ऐसी चीजों को पूरी तरीके से आपने अनलॉक किया। हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे, काफी कुछ उन्हें जानने का मौका मिला होगा, और उम्मीद करूंगा कि अगर आप कभी जौनपुर आए तो माधवपट्टी के इस गांव को देखने भी जरूर आए कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर अलग है, जो जौनपुर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अपनी एक अलग ख्याति जाहिर कर रहा है। छोड़ दिया जी, अगर वो ऐड कर सकते हैं तो कर दीजिए। दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अटल बिहारी जी, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे। यहाँ जनसंघ का बहुत बड़ा बोलबाला था। अच्छा। और हमारे यहाँ एक अखाड़ा है, जो आप गेट के बगल में आप देखेंगे,
बगीचा, उसमें एक अखाड़ा है, उसमें जो भी आता है वो मंत्री बनता है। इंदिरा गांधी जी आई, मंत्री बनी, राजनाथ सिंह आए, मंत्री बने, ओम प्रकाश राजभर आए, वो भी मंत्री बने। वहां उस अखाड़े पे एक भगवान की क्या दृष्टि है कि उस अखाड़े पे जो भी आके खड़ा हो गया वो मंत्री बना। तो कैसे, जो गेट है आपका, गेट के ठीक बगल में, मंदिर के ठीक सामने। अच्छा, मंदिर के ठीक सामने। अच्छा, तो वहां पर मतलब अखाड़ा इन द सेंस कैसा, क्या वो कुश्ती वगैरह लड़ने वाला अखाड़ा था? जी, कुश्ती लड़ने वाला। तो वहाँ सिंबॉलिकली अगर कोई आकर के वहाँ हाँ, वहाँ मंच लगता है। अच्छा, उस मंच से अगर कोई स्पीच संबोधन ना, जी। बड़ी बात है। माधव पट्टी का ये फैक्ट शायद किसी ने अनलॉक नहीं किया होगा। हमारी इस वीडियो में आप जरूर देखेंगे कि एक ऐसा स्थान माधव पट्टी का जहां पर कोई भी राजनीतिज्ञ अगर उस मंच से बोला, उस जगह के मंच से, तो निसंदेह वो जो है पॉलिटिकल में अपना एक अलग स्थान, अलग मुकाम अचीव किया हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जो है पूर्व के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों या वर्तमान के तमाम वो राजनेता। क्यों सर? जी बिल्कुल। अनिल राजभर जी भी, मैं छोड़ दिया था नाम। अच्छा। अनिल राजभर जी भी आए थे। अच्छा। वो तो मान लीजिए शुरू से मंत्री थे, लेकिन वो भी आए थे यहाँ पे, अनिल राजभर जी। यहाँ जो भी आता है अखाड़े पे वो मंत्री बनता है। तो माधव पट्टी अब अपने अखाड़े के लिए भी जाना जाएगा कि यहाँ से आने वाला व्यक्ति पॉलिटिकल, उसका करियर बिल्कुल पूरा ब्राइट है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े और तमाम सारी जानकारियों को हमारे साथ साझा किया। हमारे दर्शक निसंदेह इन सारी चीजों को जान करके उनके अंदर एक अजीब सा मोटिवेशन होगा, जो उन्हें भी अपने पाथ में, अपने करियर के पाथ में आगे जाने का मार्ग प्रशस्त करते रहेगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर गांव में एक तो रोड्स आपको दिख जाएंगी जो पूरी तरीके से पिच रोड है, और देखिए यहाँ जो है शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि शिक्षा के साथ लिंक अप देखिए किस तरीके से अलग अलग स्कूलों की बसें जो है रन कर रही हैं, जो यहाँ के बच्चों को जो है उनको ले जाती हैं शिक्षा के लिए। तो स्कूलिंग की बढ़िया व्यवस्था है इसका मतलब। तो पिच रोड, गांव के हर घर को जोड़ती हुई पिच रोड आप देख सकते हैं। तो बढ़िया पिच रोड, वो नहीं कि घटिया क्वालिटी की, जिसकी क्वालिटी बढ़िया है उस तरीके की पिच रोड यहाँ बनाई गई है। बहुत अच्छा लिंकअप है, मुझे लग रहा है कि पूरे गांव को एक तरीके से जो परिवहन की व्यवस्था है वो भी बढ़िया है। शहर से कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण, अब एक बार देखिए किस तरीके से यहाँ पर, जैसे कि हम बात कर रहे थे राहुल जी से, और उन्होंने बताया कि गांव में जो है जो विकास हुआ है वो आप देख सकते हैं। रोड तो हो गया, अब आप देखिए यहाँ पर पानी की टंकी आपको दिख रही होगी, और इसका मतलब है कि पेयजल की उत्तम व्यवस्था है यहाँ पर, है ना। तो पेयजल की अच्छी व्यवस्था, यहाँ के कहीं ना कहीं जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में रहे होंगे, जैसा कि उन्होंने बताया कि एक ऐसे भी यहाँ पर IAS रहे जिन्होंने काफी कुछ ध्यान दिया गांव के विकास के लिए खास करके। और देखिए ये पानी की टंकी ये बयां कर रही है कि गांव का विकास वास्तव में अच्छे मन से किया गया है। तो ये उन लोगों के लिए एक संदेश हो जाता है जो किसी प्रशासनिक बड़े पद पर जुड़ जाते हैं लेकिन अपने गांव को भूल जाते हैं। तो अपनी रूट से जुड़ने का जो मैंने आपको मंत्र बताया, वो ये जरूरी है कि अगर आप किसी गांव से हैं तो उस गांव का भी विकास करिए। ऐसा नहीं कि गांव से पलायन कर जाइए तो आपको गांव का जो है गांव के विकास का ध्यान ही न रहे। तो माधव पट्टी का ये गांव, जहां पर विकास की परिभाषा को लिखता हुआ ये पानी का टंकी, यहाँ के रोड, यहाँ की सड़कें, यहाँ की इंटरलॉकिंग व्यवस्था कहीं ना कहीं ये बता रही है कि अगर आप अपनी रूट से जुड़े रहेंगे तो निसंदेह जब भी आप आएंगे, गांव के लोग, गांव के बच्चे आपका सम्मान करेंगे और आपको याद करेंगे। बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब हम इसी तरीके से कुछ और चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम जब राहुल जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक जो है अखाड़ा है, राजनीतिक अखाड़ा। कुश्ती का तो अखाड़ा है ही, लेकिन राजनीतिक अखाड़ा भी है, जहां पर अगर कोई पॉलिटिकल लीडर वहां उस मंच से अगर कोई अभिभाषण करता है तो आम चुनाव में, यानी कि किसी भी चुनाव में उसे विजय श्री प्राप्त होती है और वह किसी बड़े पद, यानी कि नेता, मतलब मंत्री बन सकता है या विधायक बन सकता है। इस तरह की जो एक अवधारणा भी सेटअप में चर्चा के दौरान जब राहुल जी से बात हो रही थी तो उन्होंने एक जिक्र किया था कि गांव के गेट के जस्ट बगल एक मंदिर है। आप देख रहे हैं ये वो मंदिर है
और इसी मंदिर के जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर रोड के दूसरी तरफ एक अखाड़ा है। ये माधवपट्टी गांव का वो अखाड़ा है जो आपको एक रहस्य